ओके। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीच बटन पे। आज हम लोग पॉलिटी का नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे भाग 3, जो मूल अधिकार अर्थात मूल अधिकार बोले या मौलिक अधिकार, इट मीन्स फंडामेंटल राइट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे मिस ना करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। देखिए, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, यह आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसके बारे में कुछ समझते हैं। ओके, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, मूल अधिकार के बारे में कुछ ऊपरी बातें जानते हैं। देखिए, इसे नैसर्गिक भी कहा जाता है, यानी मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? नैसर्गिक। क्यों? ये लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसे नैसर्गिक कहा जाता है। देखिए, इसे गवर्नमेंट द्वारा छीनी नहीं जा सकती। ठीक है। नेक्स्ट है, यह अधिकार व्यक्ति पर लागू होता है। इस अधिकार को फ्रांसीसी भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इस शब्द का प्रयोग, इस मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। देखिए, इसे यह अधिकार लोगों पर ही लागू होते हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा इसे छीनी नहीं जा सकती है। इसमें नेक्स्ट है हमारा मूल अधिकार। देखिए, हमारा जो मूल अधिकार है वह निलंबित किया जा सकता है। निलंबित कौन करेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। लेकिन हमारे मूल अधिकार पे हमेशा के लिए प्रतिबंध संसद लगाई। कौन लगाएगी? संसद। देखिए, मूल अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट वो हाई कोर्ट है। अगर आप पर कोई अगर मूल अधिकार से रिलेटेड आपके ऊपर कोई केस चलता है या फिर कोई मुकदमा होती है, तो वो मुकदमा की सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट। आगे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, समानता का अधिकार। यह समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29-30, और संपत्ति का अधिकार 31, जो कि वर्तमान में समाप्त कर चुका है। और संवैधानिक उपचार, जो कि आर्टिकल 32 है। देखिए, संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 को हृदय, आत्मा, ये सभी भी कहे जाते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे। देखिए, ये इन चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह ध्यान में रहेगा तो आप सभी आर्टिकल को अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12। देखिए, आर्टिकल 12 यह मूल अधिकार की परिभाषा देता है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की क्या देती है? परिभाषा। इसमें स्टेट के पावर की चर्चा है। स्टेट पावर का मतलब ये नहीं कि हमारा राज्य बिहार है, वो नहीं। स्टेट का मतलब है कि हर एक चीज़ें, जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी वाले हो गए, या फिर मुखिया, मंत्री, वार्ड नंबर, इन सबों के पास कुछ ना कुछ पावर दिए जाते हैं। वो अपने समाज के भलाई के लिए उनके ऊपर कुछ नियम कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेट के पास ये सभी पावर होती है। ठीक है। देखिए, हमारा मूल अधिकार परिवर्तनीय है, यानी कि हमारे मूल अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें पॉजिटिव चेंजिंग की जा सकती है, निगेटिव नहीं। नेक्स्ट है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 यह अल्पीकरण। अल्पीकरण कहने का मतलब है कि अगर आपके मूल अधिकार के कारण किसी व्यक्ति को हानि पहुंच रहा है, तो आपके मूल अधिकार को कम कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी इसमें कहा गया है कि अगर संविधान निर्माण से पहले अगर ऐसा कोई नियम कानून लागू है जो वर्तमान हमारे मूल अधिकार को प्रभावित करता है, तो उसे हम हटा सकता है संसद। और अगर बाद में भी ऐसा कोई अगर नियम कानून बनता है, तो उसे भी संसद हटा सकती है। तो इसलिए अगर बाद में कोई नियम कानून बनते हैं, तो वो हमारा जो नियम कानून बनेगा वो मूल अधिकार को मन में रख कर बनाया जाएगा। जैसे कि 3 तलाक। 3 तलाक क्या है, ये आप लोग कहिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बना देंगे। जैसे में आप लोग देखिए 3 तलाक हटाता। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, देखिए, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। देखिए, कानून के समक्ष समानता का मतलब ये जो होता है, ये 20% लोग यूज करता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि अगर मानिए 20 साल का बंदा जो कि मर्डर कर दिया, और वही 14 साल का बंदा जो मर्डर कर दिया, दोनों को सेम सज़ा मिलेगी। अगर फांसी मिल रही है तो फांसी। लेकिन कानून का समान संरक्षण, जिसका उपयोग 80% लोग करते हैं, इसके में क्या हुआ, अगर 20 वर्ष का अगर व्यक्ति अगर मर्डर करता है, तो उसे नॉर्मली फांसी अगर दे दी जाए, तो 14 साल का अगर बच्चा मर्डर करता है तो नहीं, तो उसके उम्र के हिसाब से उसे अलग रखा जाएगा, उसे फांसी नहीं दी जाएगी। आप राष्ट्रपति
और राज्यपाल के ऊपर कोई सज़ा नहीं लगा सकते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति 71 के अनुसार सज़ा माफ़ कर लेगी और राज्यपाल 162 के अनुसार अपने आप की सज़ा माफ़ कर लेगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपके साथ क्या नहीं किया, भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें आरक्षण की भी चर्चा है, लेकिन किसी की भलाई के लिए आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि अगर बॉर्डर पे है, अगर सैनिक बॉर्डर पे है तो वहाँ पे तो गन चलाने के लिए तो नॉर्मली महिलाओं को नहीं भेजा जाएगा, या फिर हैवी वर्क के लिए, भारी कार्य के लिए वहाँ पे महिलाओं को नहीं भेजा जाएगा, वहाँ पे तो जेंट्स लोग ही जाएंगे, मेल ही जाएंगे। तो इसलिए यानी कि आपकी भलाई के लिए आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। देखिए लोक नियोजन, नियोजन का अर्थ क्या होता है, नौकरी, यानी कि लोक नियोजन की समानता की बात की गई है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जाति, लिंग और स्थान के आधार पे आपको आरक्षण मिलता है, लेकिन धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं मिलता है। देखिए होता क्या है कि कोई कोई जाति बहुत पिछड़े वर्ग के होते हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप कम रैंक पर ही क्या वो जॉब हासिल कर सकते हैं। यानी कि विभिन्न स्थान, कितना बहुत सारे स्थान ऐसे अभी भी जहाँ पे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं, जिसके कारण वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसे क्या है कि आप कम रैंक, कम नंबर ला के ही वो क्या जॉब क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो लोक नियोजन की समानता यानी कि नियोजन यानी कि नौकरी सबों के लिए समान है। आपके साथ जाति, लिंग और स्थान के आधार पे आरक्षण दिया जाता है, लेकिन धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा आर्टिकल 17। ओके, देखिए आर्टिकल 17 अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत। अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है, छुआछूत। देखिए आपके साथ जाति, धर्म, लिंग और जन्म के स्थान पे भेदभाव नहीं कर सकते, आपके साथ छुआछूत नहीं कर सकते, लेकिन छुआछूत कर सकते हैं कब, जब आप बीमार से पीड़ित हो, आप ग्रसित हो, तो आपके साथ छुआछूत कर सकता है। जैसे कि आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं कोरोना। जब ये कोरोना आया तो क्या सब एक दूसरे से छुआछूत की भावना रखने लगे कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे आपसे छुआछूत कर रहा था, नहीं। उस वक्त आपसे छुआछूत करने का एक ही रीज़न था, वो था बीमारी। देखिए 1989 में इसे और भी ज़्यादा सख्त कर दिया गया, ठीक है। ये ज़्यादातर ग्रामीण लोगों में देखने को मिलता है। आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जैसे कि बड़े बड़े, आप हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो देखो जानोगे कि बड़े बड़े राजा अगर किसी की हत्या कर दे तो विक्रमादित्य की उपाधि ले लेते, विभिन्न प्रकार की उपाधि ले लेते थे। तो उसी प्रकार अब क्या है कि उपाधियों का अंत हो चुका है। देखिए आप नेशनल अवार्ड ले सकते हैं, आप नेशनल अवार्ड ले सकते हैं, बट उसका सरनेम नहीं रख सकते। जैसे अगर कोई भारत रत्न प्राप्त कर लिया तो जो बंदा लिया है भारत रत्न, वो अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगाए। आप एजुकेशन ले सकते हैं, आप रैंक रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सब उनके रैंक हैं। आप महाराज, सर, नाइटहुड, राय बहादुर, विदेशी उपनाम, ये सभी नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 19। देखिए इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसे कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी बहुत विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला है अभिव्यक्ति की आज़ादी। आपको इसमें क्या है, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसमें आप बोल सकते हैं, मौन रह सकते हैं, पुतला फूंक सकते हैं, झंडा फूंक सकते हैं। इसमें मीडिया की भी आज़ादी, और 2005 में इसमें RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन भी जोड़ा गया कि आप पूछ भी सकते हैं। दूसरा है अगर आप बोल लिए, ये सब कर लिए, तो आप सभा कर सकते हैं। अब लोगों को क्या कर सकते हैं, जुटा सकते हैं, सभा कर सकते हैं। फिर आप संगठन बना सकते हैं। फिर संचरण यानी कि आप घूम सकते हैं, घूमने के बाद आप निवास भी कर सकते हैं, और साथ संपत्ति का जमाव भी कर सकते हैं, लेकिन ये वर्तमान में तो है नहीं। और साथ में आप व्यापार भी कर सकते हैं। देखिए आपका जो आर्टिकल 19 है, ये सब आपकी जो स्वतंत्रता दी गई है आप तो कर सकते हैं, लेकिन आप एकता, अखंडता, सुरक्षा, पब्लिक, अभद्र भाषा, कोर्ट व विदेशी संबंध के विपरीत नहीं जा सकते। अगर आप इसके विपरीत जाते हैं तो आपके प्रति कार्रवाई की जाएगी। देखिए संपत्ति का अधिकार जो है वो मोरारजी देसाई के द्वारा संविधान में 44वां संशोधन करके इसे हटाया गया। तो मोरारजी देसाई ने बहुत अच्छे ये काम किए। देखिए संविधान, संपत्ति का अधिकार ये क्या था, देखिए आर्टिकल 31 जब आएगा तो हम उसमें आपको संपत्ति का अधिकार पूर्ण रूप से बताएंगे, ठीक है। तो आप इसमें इतना याद रखिए कि आप एकता, अखंडता, सुरक्षा, पब्लिक, अभद्र भाषा यानी कि गलत भाषाओं का उपयोग नहीं करेंगे, और अपने यानी कि स्वतंत्रता के कारण, अपनी स्वतंत्रता के कारण। नेक्स्ट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या कहता है, दोषी में संरक्षण।
दोषी में संरक्षण। देखिए दोषी में संरक्षण का अर्थ क्या है कि अगर मानिए आज से 1 साल पहले आपने कोई अपराध किया तो उसी वक्त का नियम कानून आपके ऊपर लागू होगा। एक अपराध की हमेशा एक सज़ा होगी और आप खुद के विरुद्ध में गवाही नहीं दे सकते। अर्थात अगर मानिए आपसे कोई जोर ज़बरदस्ती करा के मार पीट के अगर आपसे कोई कह रहा है कि नहीं लिखो कि ये मर्डर या ये कार्य हमने किया है, वो कोर्ट में जाएगा तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए यह आर्टिकल जो होता है वो हमेशा चलते रहता है, चाहे आपातकाल ही क्यों ना आ जाए। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी अपने ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए आप अपने प्राण की रक्षा यानी कि अपना जीवन बचाने के लिए आपको पर्यावरण की भी रक्षा करनी पड़ेगी। आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप भारत के क्या नागरिक हैं। आपकी रक्षा के लिए, आपकी प्राण की रक्षा के लिए आपके लिए 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ दी गई है। और दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता में क्या है कि आप एकांतवास रह सकते हैं, आप विदेशी भ्रमण कर सकते हैं, आप निजता यानी कि कोई चीज़ छिपा के रख सकते हैं। इसमें आपसे कोई पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये दैहिक स्वतंत्रता है, पर्सनल लिबर्टी है। तो आप ये सब क्या कर सकते हैं? छिपा के रख सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप मौन भी रह सकते हैं। इसमें दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, आर्टिकल 21। अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 22। देखिए आर्टिकल 21। देखिए आर्टिकल 21 का क भाग है। इसमें क्या है? संविधान में 46वां संशोधन करके, 46वां संशोधन कब किया गया था? 2002 में। ठीक है, संविधान में 86वां संशोधन करके इसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार, जिसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो 21 का आर्टिकल आपने देखा और 21 के क में क्या देखा कि संविधान में 86वां संशोधन करके 2002 ईस्वी में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा होगा आर्टिकल 22। ओके, देखिए आर्टिकल 22 में क्या कहता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या कहता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें देखिए आप गिरफ्तारी से संरक्षण यहाँ से 2 प्रकार के होते हैं, एक दंडात्मक और एक होता है निवारक, यानी कि अपराध के बाद और अपराध से पहले। अगर मानिए आपने कोई अपराध कर लिया तो आपके प्रति वारंट आएगा और पुलिस आपको 24 घंटे तक अपने अंदर रखेगी। अगर यहाँ देखिए 24 घंटे कहाँ से कहाँ तक जुड़ेंगे, आपको आपके घर से उठा के ले जाएगा, वो समय नहीं जुटेगा, और पुलिस स्टेशन से थाने तक ले जाने में जो समय लगेगा वो भी नहीं जुड़ेगा, और अगर बीच में छुट्टी हो गया तो वो भी नहीं। यानी कि वो टोटल का टोटल 24 घंटे कहाँ रखेंगे? आपको जेल में रखेंगे। आप अपने प्रति वकील भी रख सकते हैं। आप उतना अगर सहायक नहीं है, वकील रखने में असहाय है, तो आपको सरकारी वकील भी मिलेगा। और दूसरा है निवारक निरोध, यानी कि अपराध के पहले। तो इसमें क्या है कि पुलिस आएगी और आपको बिना वारंट दिखाए ही आपको क्या लेके चले जाएगी, और इसमें आपको कम से कम 3 माह तक, 3 महीने तक आपको जेल में रखेगी। देखिए ये डेट फिक्स नहीं है, कम से कम है 3 माह, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है ये बढ़ के भी जा सकता है। लेकिन आपको दंड के अपराध के बाद कितना था? मात्र 24 घंटे आपको जेल में रखता। और देखिए निवारक निरोध जो है ये ठीक रॉलेट एक्ट की तरह ही कार्य करता है। देखिए कुछ इसी से रिलेटेड, गिरफ्तारी से संरक्षण से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए जब कोई क्राइम होता है तो इंट्रोडक्शन के लिए पुलिस आती है, पूछताछ करने के लिए किसी को ले भी जाती है या फिर पूछताछ करने के लिए आती है, तो लोगों को पूछताछ में भागीदारी होना चाहिए, उसमें बताना चाहिए। उसके बाद कस्टडी, अगर मानिए कोई घटना हो गई या फिर नॉर्मल मैटर पे, तो लोग क्या करें, हिरासत में ले लेते हैं। जो व्यक्ति कार्य करता है उसे क्या है, हिरासत में ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। और फिर होता है जब सीरियस मैटर रहता है तो लोग यानी कि पुलिस उसे क्या करने आती है, अरेस्ट कर लेती है, अरेस्ट करके ले जाती है। उसके बाद पुलिस देखिए अब जब अरेस्ट करके ले जाती है तो फिर वही कार्य होगा कि 24 घंटे के अंदर उसको कहाँ कोर्ट पेश करेगा। तो कोर्ट में अगर मानिए अपराध संगीनीय है, यानी कि अपराध उसने किया है और ये प्रूफ हो गया, तो उसे क्या है कि अब जेल की सज़ा होगी। तो अब जज ने उसे जेल की सज़ा सुनाई तो वो कहाँ जाएगा, जुडिशियल कस्टडी, यानी कि जेल में जाएगा, जेलर के पास। तो अब क्या है कि पुलिस अब उसे रिमांड करेगी, यानी कि जिसे अब पुलिस ने पकड़ के दिया कि ये अपराध किया है, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब उस केस की इन्वेस्टिगेट के लिए अब पुलिस क्या करेगी कि वो जो
अपराधी को पकड़ कर दिया था, अब उसे पुलिस रिमांड पे लेगी। क्या लेगी? पुलिस रिमांड पे लेगी, और 15 दिन का ये समय रहता है। और इसी बीच वो क्या करता है कि उससे पूछता है सारा चीज़, कब क्या हुआ, यानी कि सबूत जुटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है 23। देखिए 23 क्या है कि आपके साथ दुर्व्यवहार, तस्करी, बेगारी, बंधुआ मजदूर, बलाश्रम नहीं करा सकते। देखिए दुर्व्यवहार का मतलब होता है कि आपके साथ अच्छा आचरण करेगा। तस्करी का मतलब होता है कि छोटे बच्चे को बेचना, ये सब आपके साथ नहीं किया जाएगा। बेगारी का अर्थ क्या होता है कि काम करवाने के बाद पैसा नहीं देना या फिर कम पैसा देना। बंधुआ मजदूर का मतलब क्या होता है कि फ्री में मजदूरी करवाना आपके साथ नहीं किया जाएगा। और बालाश्रम यानी कि किसी को ज़बरदस्ती या मारपीट कर काम नहीं कराना। यानी कि ये जो दुर्व्यवहार, तस्करी, बेगारी, बंधुआ मजदूर, बलाश्रम आपसे अब कोई नहीं करा सकता। अगर ऐसा कराता है तो आप कहाँ जाइए? सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्योंकि वो मूल अधिकार का रक्षक है। अभी आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा होगा आर्टिकल 24। देखिए आर्टिकल 23 का ए भी है, लेकिन था ना, बट देखिए आर्टिकल 23 का ए में क्या कहता है कि जब कोई राष्ट्रहित या राष्ट्रीय आपातकाल के समय में आपसे तस्करी, बंधुआ मजदूर की तरह भी काम कराया जाएगा, बेगारी व बलाश्रम भी कराए जाएंगे। कि कब? जब आप, यानी कि जब राष्ट्रहित या फिर आपातकाल का समय आ जाए, ऐसा कोई व्यवस्था आ जाए, ऐसा कोई काल आ जाए, यानी कि किसी घटने के कारण, तो आपसे क्या ये सभी कार्य करा सकते हैं। देखिए जैसा कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कोरोना। ठीक है, तो तस्करी, बंधुआ मजदूर, बेगारी व बलाश्रम भी आपसे कराए जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि सरकार पैसे आपको दे भी सकती है या नहीं भी, या फिर कम पैसे देगी या तो नहीं भी पैसे दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 24, जिसमें बाल नियोजन पर प्रतिबंध की बातें की गई हैं। क्या है? बाल नियोजन। नियोजन का अर्थ हमने बताया था आपको नौकरी, तो बाल नियोजन पे प्रतिबंध लगाने की बात की गई। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी भी प्रकार का खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि फैक्ट्री में, माइन यानी खदान में, डेंजर कार्य, ठीक है, खतरनाक कार्य में उसे क्या कर सकता है कि शामिल नहीं किया जा सकता। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो पटाखा का निर्माण किया जाता है वो तमिलनाडु के शिवकाशी में किया जाता है। ठीक है, और बच्चे को सबसे ज़्यादा कालीन उद्योग में लगाया जाता है, यानी कि बच्चे को सबसे ज़्यादा कहाँ कार्य में लगाया जाता है? कालीन उद्योग में लगाया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा 25, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। देखिए आर्टिकल 25 यह है अंतःकरण। देखिए समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति अलग धर्म से है और उसे कोई दूसरा धर्म अच्छा लगता है तो वो अपने अंदर ही उस धर्म को मानिए। यानी कि ये देखिए आर्टिकल 25 ये नहीं कहता है कि आप धर्म परिवर्तन करिए, ये कहता है कि अंतःकरण आप खुद में रखिए। यानी कि किसी भी धर्म को आप मन में मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, आप रीति रिवाज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है यह व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। कैसा है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है आर्टिकल हमारा 25। ठीक है, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जैसे में आप देख सकते हैं कि सिख लोग तलवार रख सकते हैं, हिजाब, बुर्का, यानी कि हिजाब, ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं वो बुर्का पहन सकते हैं, और हिंदू धर्म की जो महिला है वो सिंदूर कर सकती है। सबका अपना अपना क्या व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 26। देखिए 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, यानी कि आप समूह में, आप क्या करते हैं, समूह में किसी चीज़ की स्थापना कर सकते हैं, आप संपत्ति एकत्र कर सकते हैं, धन पैसा जो भी हो, और आप वैधानिक खर्च कर सकते हैं। वैधानिक खर्च कहने का मतलब है कि आप लंगर करा दे, भोज करा दे गरीबों के लिए, आप चाहे आप कंबल बंटवा दे। तो ये सब क्या है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि इसमें लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं और किसी चीज़ की स्थापना करते हैं, चाहे मंदिर हो जाए, मस्जिद हो जाए। यहाँ पे लोग संपत्ति का भी एकत्रित करते हैं, वैधानिक खर्च भी करते हैं। तो ये सब क्या है, कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता है? यह सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। तो एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 27। इसमें कहा गया है कि धार्मिक कार्य पर जो धन एकत्र हुआ है, जो लोग धन एकत्र किए हैं या फिर कोई दान पुण्य करते हैं, जो डोनेट करते हैं धन, उस पर क्या है कि टैक्स नहीं लगता है। यानी कि धार्मिक कार्य पर जो पैसा जमा होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है।
और बट एंट्री फी इसमें लगता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि सरकारी खर्च से, यानी कि जो संस्थान सरकारी खर्च से चलती है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही उस संस्थान को धार्मिक कार्य के लिए बाध्य किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 28 भी बहुत ही समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें कहा गया कि सरकारी खर्च से चलने वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही इस संस्थान को धार्मिक कार्य के लिए बाध्य किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 29। देखिए 29 क्या है, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। क्या है, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा है, अर्थात किसी भी अल्पसंख्यक, देखिए जिस इलाके में जिस मोहल्ले में अल्पसंख्यक कम है उन्हें आप सांस्कृतिक, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पे आप उसे किसी भी संस्थान से वंचित नहीं कर सकते हैं, वंचित नहीं कर सकते हैं। वो भी आएंगे, वो भी पढ़ेंगे, वो भी बैठेंगे, लेकिन ये होगा कि अगर उसे खुद अपने आप में अजीब लगेगा कि हम यहाँ पे आए हैं, हमारे जैसा यहाँ कोई नहीं है, तो वो क्या है कि वहाँ से खुद पलायन कर जाते हैं। लेकिन आप सांस्कृतिक, भाषा, किसी भी कारणवश आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी चीज़ से उसे वंचित कर सकते हैं, वो भी आपके साथ रहेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 30। देखिए आर्टिकल 30 क्या कहता है कि जब अल्पसंख्यक, पिछले आर्टिकल 29 में क्या था कि जब अल्पसंख्यक जब आए थे तो हम उनके साथ यानी कि उसे किसी भी कार्य से वंचित नहीं करेंगे, लेकिन जब आर्टिकल 30 में कहता है कि अल्पसंख्यक जो है वो अपनी संस्थान खोल सकते हैं, अपनी संस्थान क्या कर सकती हैं, वो अपनी संस्थान स्वयं खोल सकती है। जैसे में मदरसा स्कूल जो है वो ईसाइयों के लिए और संस्कृत विद्यालय जिसमें संस्कृत, देखिए ये सभी क्या है, लीगल है। अगर मानिए कोई अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल रही है तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी के सभी 100% लीगल होंगे। ठीक है, क्यों देखिए क्वेश्चन यहीं से फंसा देते हैं कि अगर मानिए कोई अपनी इच्छा अनुसार अगर कोई स्कूल, कोई संस्थान का स्थापना करता है तो वो लीगल होगा या इलीगल, तो भैया जी वो भी क्या होगा, लीगल ही होगा और भी 100% लीगल होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 30 समझ गए, क्या कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं और सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध कराएगी। अगर मानिए हम संस्थान खोल रहे हैं तो सरकार हमें भी क्या धन उपलब्ध कराएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 31। हाँ, आर्टिकल 31 हमने आपको पीछे भी बोला था कि नेक्स्ट आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार है, जिसमें सरकार के द्वारा संपत्ति से वंचित कर दिया है। तो संविधान में 44वां संशोधन कब किया गया था, 1978 में। तो 1978 में मोरारजी देसाई के सिफारिश पर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे आर्टिकल 300 के फर्स्ट भाग में से क्या किया गया, रख दिया गया। तो अब इसे क्या है कि मूल अधिकार से हटा के इसे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। देखिए संपत्ति का अधिकार हटाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था, अगर मानिए सरकार का अगर फंड आया कि हम नहीं इस इलाके से ट्रेन लेके जाएंगे या सड़क लेके जाएंगे, अब लोगों की अपनी संपत्ति अगर होती, अगर मूल अधिकार में वंचित नहीं किया गया होता तो वो कहते हम जगह खाली नहीं करेंगे। अगर जगह खाली नहीं करता तो क्या हमारा देश, हमारा राज्य का विकास हो पाता, नहीं। तो इसी के कारण संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगर अब सरकार को कोई कार्य करना पड़ेगा तो आप कुछ बोल नहीं सकते हैं और वो अपना सीधा काम करेगी, आपको बस मुआवजा दिला देगी सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार। देखिए यह आर्टिकल समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह आर्टिकल जो है ना, यह हमारा मूल अधिकार का पिताजी है। समझ गए, मूल अधिकार का सबसे बड़ा दादा इसी को कहते हैं। देखिए आर्टिकल 32 को हमारे संविधान यानी कि संविधान का आत्मा कहा जाता है। यह प्रतिभूति यानी कि यह संविधान के प्रति अपना समर्पण यानी कि यह संविधान की रक्षा भी करता है। यह गारंटी लेने वाला आर्टिकल है कि आपका जो मूल अधिकार है उसकी गारंटी हम लेते हैं कि इसे हम खत्म नहीं होने देंगे। इसे हृदय संरक्षक यानी कि रक्षा करने वाला, देखिए मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला भी आर्टिकल इसे कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए ये जो आर्टिकल 32 है, यह आर्टिकल इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हो वो हाई कोर्ट, मात्र ये दो कोर्ट है वो अपने लोअर कोर्ट के पास 5 तरह के रिट जारी करते हैं। यानी कि यहाँ जो है ना, ये आर्टिकल 32 ये हमारा मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला भी आर्टिकल है और यह संरक्षक है यानी कि रक्षा करने वाला है, जिसके कारण यहाँ सुप्रीम कोर्ट हो वो हाई कोर्ट हो,
ये दो कोर्टें मिलकर 5 तरीके के रिट जारी करते हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। देखिए इन सबों के बारे में बारी बारी से अभी जानेंगे। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए किसका क्या कार्य होता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम कर बैठा, अगर कोई व्यक्ति क्राइम किया नहीं है लेकिन उसे ऐसा करवा दिया गया है कि इसी ने, यानी कि साबित करवा दिया है कि इसी ने क्राइम किया लेकिन वो निर्दोष है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उस व्यक्ति को सहशरीर यानी कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को लेकर कहाँ जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट लेके जाना पड़ेगा। और फिर वहाँ से क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट होगा, जिस कोर्ट ने यह सज़ा सुनाई होगी उस कोर्ट के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण का नोटिस भेजेंगे। फिर उस व्यक्ति का क्या होगा? सज़ा रद्द हो जाएगा। यह एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कैसा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेक्स्ट है दूसरा, देखिए परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है कि हम आदेश देते हैं। क्या है? हम आदेश देते हैं, अर्थात जब कोई सरकारी व्यक्ति या फिर सरकारी कर्मचारी अगर वो अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है, चाहे घूस ले रहा हो, किसी भी प्रकार का अन्यथा कार्य कर रहा है जो उसके आर्टिकल से बाहर है, कहने का मतलब वो गलत कार्य कर रहा है, तो अगर हम इस घटना की सूचना लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के प्रति परमादेश लागू करेगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए आप सरकारी व्यक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं लगा सकते, उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पीछे मैंने बताया था राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने अपने सजा को क्या कर लेती है? माफ़ कर लेती है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या है? अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। देखिए अधिकार परीक्षा में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके यानी कि गलत पेपर दिखा के अगर मानिए कोई व्यक्ति अपना सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले या फिर कोई ऊंचे पद पे, सरकारी के ऊंचे पद पे बैठ जाए, तो क्या होता है कि अगर हमें अगर समस्या है उनसे, तो हम क्या कहेंगे? सीधा कोर्ट चले जाएंगे और कहेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये फर्जी तरीके से इस पद को क्या कर लिया? हासिल कर लिया। तो सरकार अब यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसके प्रति अधिकार परीक्षा का पेपर जारी करेगा और उनके बारे में सारा का सारा डिटेल्स निकालेंगे और देखेंगे कि ये सही में है कि नहीं। नेक्स्ट है प्रतिषेध। देखिए प्रतिषेध इसमें क्या है कि हाई कोर्ट जो होता है वो लोअर कोर्ट को तत्काल यानी कि जो आदेश दिया है उस आदेश को तत्काल रोकने का आदेश देता है कि नहीं रुको, तुरंत फॉरवर्ड मना करते हैं, टू स्टॉप, यानी कि तुरंत कहते हैं कि अपने आदेश को क्या करिए? रोकिए। अपने आदेश को क्या करिए? रोकिए। और यानी कि निचले अदालत में चल रहे कार्य को तत्काल रोकने के लिए प्रतिषेध लागू किया जाता है। उत्प्रेषण। देखिए जब न्यायालय अपने अधिकार का दुरुपयोग करने लगता है, यानी कि अब मानिए समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक न्यायालय है, अब वो क्या कर, अगर अलग डिस्ट्रिक्ट के कानून यानी कि अलग डिस्ट्रिक्ट के केस को लड़ रहा है, अब अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़े हुए समस्तीपुर का मानिए अगर यहाँ का छोड़े हुए अदर डिस्ट्रिक्ट का देख रहा है, तो इसका क्या मतलब? वो अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, यहाँ का लोग परेशान हो रहा है। तो अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हम इसे शिकायत लेके जाएंगे तो क्या होगा? उसके प्रति उत्प्रेषण आएगा, उस कोर्ट के प्रति क्या आएगा? उत्प्रेषण आएगा। तो इसमें क्या है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हमें साक्ष्य के साथ जाना पड़ेगा कि नहीं ऐसा ऐसा बात है। ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका केवल मूल अधिकार की गारंटी लेती है, और जो आप आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट मूल अधिकार के साथ साथ कानूनी अधिकार वो अन्य मामलों की भी जांच पड़ताल करती है। और हम लोग जो है हाई कोर्ट वो 226 यानी आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। नेक्स्ट है आर्टिकल 33। देखिए आर्टिकल 33 क्या है? मूल अधिकार को सीमित। ये क्या है कि मूल अधिकार को सीमित कर दिया। तो मूल अधिकार किनको सीमित किया गया है? तो देखिए सेना, गुप्तचर, राजदूत, मीडिया। देखिए सेना का आप सोचेंगे कि सेना का मूल अधिकार क्यों सीमित किया गया? देखिए अब उसे कहा जाएगा बॉर्डर पे चलिए युद्ध हुआ, यानी कि जंग छिड़ चुका है, अब वो कहेगा हम लड़बे ना करेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। तो इसी के कारण क्या है कि उन सबों की अधिकार को मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया है। देखिए आर्टिकल 34
नेक्स्ट है आर्टिकल 34। देखिए आर्टिकल 34 में क्या मार्शल लॉ की बात की गई। किसकी बात की गई? मार्शल लॉ की बात की गई, यानी सैन्य कानून। जिस एरिया में मार्शल लॉ लग जाए उस एरिया में लोगों के मूल अधिकार को क्या होता है? सीमित कर दिया जाता है। यानी कि इस कंडीशन में सैन्य अगर यानी सैनिक चाहे तो आपके घर 12 बजे रात में भी जा सकते हैं, क्योंकि उस एरिया में क्या लगा हुआ है? मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब है आर्टिकल 35। देखिए आर्टिकल 35 क्या है कि संसद को यानी कि संसद जो है वो मूल अधिकार को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें पॉजिटिव चेंजिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसमें पॉजिटिव चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए आपका मूल अधिकार नहीं है आपका हड़ताल करना, चक्का जाम करना, अनिवार्य रोजगार, मताधिकार, ये सब आपका मूल अधिकार नहीं है। आपका आवास भी मूल अधिकार नहीं है, लेकिन आवास को मूल अधिकार के बराबर माना गया है। हे गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, साथ ही साथ कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब की करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का चाहिए। वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद।